बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेर बहस आ रहे होते हैं जिसपे खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। अब भी बात हो रही है शहर कराची के हवाले से, जहां मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के जो मनसूबे हैं उस पर काम किया जा रहा है। वफाक की जानिब से बड़ी बड़ी मनसूबे बनाए जा रहे हैं। वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात भी की है। खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो हुकूमत का कोटे के मुताबिक पेट्रोल अलॉट करने का फैसला भी आया है, जहां पे ऐप तैयार कर ली गई है। जबकि एक और इशू जो कि जेर बहस आ रहा है अंडरपास के हवाले से, करीबाबाद का अंडरपास है जहां पर 10 अप्रैल को ट्रैफिक के लिए खोलने के लिए भी इंदिया दे दिया गया है। ये तमाम तर सूरत हाल एक जानिब नजर आ रही है। वहीं बारिशों से नंबरदाजमा होने के लिए इंतजामिया गैर फाल होती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम तर सूरत हाल है जहां पर हम देख रहे हैं कि जी इंतजामिया अब भी गफलत का शिकार है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में, बल्कि कल ही मुतवक्किल है कि वो कराची आ जाए। कराची में आने के बाद वो क्या डेवलपमेंट्स करेंगे, इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आदिल अस्करी साहब, MQM पाकिस्तान साहब का ताल्लुक है, MP हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आदिल अस्करी साहब, तमाम तर सिचुएशन सबके सामने हैं। हमने ईद का त्यौहार भी गुजार लिया, उसके बाद भी सिचुएशन देखने सेम नजर आ रही है। बारिशों का इंदिया दिया गया, अभी तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर बारिशों का कोई इम्कान हो। तो क्या सूरत हाल ऐसी ही रहेगी? अब भी हम देख रहे हैं कि जी कीचड़ हो गया, पानी हो गया, वो अभी तक के नकासी आपके इंतजाम हमें दुरुस्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने अपनी बातों में सारी बातें कर दी हैं और रेन इमरजेंसी लग चुकी है। दुनिया के हालात लोगों के सामने हैं और कराची शहर में जो ईद गुजरी है और चांद रात पे जिस तरह से एक हल्का सा स्पेल आया था, तो 15-20-25 मिनट का, और 25 मिनट के अंदर लोगों का ईद पर नमाज पढ़ना महाल हो गया। लोगों का अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अजीज अकारिब के यहाँ, सब जानते हैं कि यहाँ पर वो किस तरीके से पहुंचे। ईद में तो वैसे भी इंसान नए कपड़े पहनता है, नमाज पढ़ने जाता है, तो कीचड़ के अंदर वो नमाज पढ़ने गए हैं, कीचड़ के अंदर जो है वो अपने लोगों से मिलने के लिए गए। तो ये हालात हैं शहर कराची के, और गालिबन पूरे सूबे का यही हाल है। तो इनकी बैड गवर्नेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है। तो अब सोचना चाहिए उन लोगों को जो रेस्क्यू करते हैं मुल्क में, कहीं पे भी डिजास्टर आता है किसी शहर में, तहसील में, गाँव में, तो और उन लोगों को ये अब सोचना पड़ेगा, उन लोगों को ये रेस्क्यू करना पड़ेगा शहर को। ये शहर कैसे नहीं चल सकता। ये शहर जो है वो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये शहर बैकबोन है पाकिस्तान की। तो आप लोगों को बस ये, आपके चैनल के भी ये लोगों को ये बताएंगे कि ये बैड गवर्नेंस क्यों है। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर लें, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन होती थी, अब करप्शन के अंदर प्रोजेक्ट बनता है। मतलब जहां करप्शन करनी होगी वहां प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये बुरा हाल है और लोग अपनी ऑस्ट्रिच अप्रोच को ऐसे ही रखेंगे, और जो है वो मतलब ऑस्ट्रिच अप्रोच रखेंगे तो उससे नुकसान ही होगा। तो इस शहर को और कौन से क्या चीजें चाहिए, मतलब ये पीपल्स पार्टी को चाहिए कि ये अब मुतम्मिल नहीं हो सकती इस बात की। 18 साल की बैड गवर्नेंस को आप कोई पुरानी बातों से मंसूब कर आप अपने आप को जान नहीं छोड़ा सकते। ठीक, अच्छा आदिल अस्करी साहब, विफाक की जानिब से एक और मनसूबाबंदी की जा रही है जहां ये बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल लेवल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक जानिब स्मार्ट लॉकडाउन की बात भी हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि 10% जो तरक्याती बजट है उसे कम किया जाएगा और उसका जो अमाउंट होगा उससे पेट्रोल लेवी और पेट्रोल के जो मसाइल हैं उसको हल किया जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो तजवीज़ दी जा रही है ये दुरुस्त है? जबकि दूसरी जानिब MQM की जो आप ही की जमात के रहनुमा फारूक सत्तार है, उनका कहना है कि शहरी तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम नागुज़ीर है। अच्छा, ये दो बातें आपने की हैं। तो मैं पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से आपकी बात को ये बता दूं कि जिस मुल्क में जंग छिड़ी हुई है, ईरान के अंदर, और उस ईरान के अंदर 6.5% इंक्रीज आया है पेट्रोल के अंदर, और आपके बराबर वाली कंट्री अफगानिस्तान ने कोई पेट्रोल के अंदर रद्दोबदल नहीं किया है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ 20% पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई थी। तो ये सोचने की बात है। तो ये कितनी नीयत इनकी साफ है और कितनी इंटेंशन साफ है, ये समझने की बात है। तो ये तो लोग समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। और दूसरी बात, आपने बल्दियाती निज़ाम की बात की, तो इसमें MQM का नहीं है, इसमें MQM नुमाइंदगी करती है हर गरीब मुतवस्सित तबके की। यही इसका कसूर है। अगर मौरूसी सियासत से हमारे यहाँ कोई होते, यानी कि जिसके बाप दादा बेटा सब सियासत में होते,
तो यहाँ पर मौरूसियत भी यहाँ पर दो चीजों की मौरूसी भी दो किस्म के, एक सरमायादार तबका है, सरमायादार से आपको पार्टी पता है कौन सी है, और एक जागीरदार और वडेरों का तबका है। तो सर आप बता देना कौन सी पार्टी है, मैं मुझे तो मेरे इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। हाँ, ये तो आपको भी समझना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट सतह पर आम काउंसलर, क्योंकि एमपी एमएनए सेनेटर तो सब बन सकते हैं लेकिन काउंसलर नहीं बन सकते। काउंसलर तो इनको 1.5 लाख बनाने पड़ेंगे, 1.5 लाख में गरीब का बच्चा तो आएगा। तो जब गरीब के बच्चे के पास इख्तियार आएगा तो वो जो महलों में रहने वाले बच्चे हैं ना, उनसे ज्यादा टैलेंटेड और उनसे ज्यादा बेहतर बच्चे हैं वहां के गरीब के घर के, तो इनको गरीब के घर को तो गरीब के बच्चे प्रॉब्लम ज्यादा फेस की है, इसलिए प्रैक्टिकली अप्रोच ज्यादा अच्छी होगी, ये कहना चाह रहे हैं? बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही बेहतर होगी, बहुत ही वो अपने टैलेंट से, क्योंकि टैलेंट नेवर हिडन, आप किसी टैलेंट को और उसकी इंटेलिजेंस को छुपा नहीं सकते हैं बच्चे की, वो खुद ही ग्रो करेगा। वो असल जमहूरियत तब आएगी जब ये हमारा आर्टिकल 140A की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, यानी कि एनएफसी से पैसा पीएफसी और पीएफसी से तमाम डिस्ट्रिक्ट को चला जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपको उन काउंसलर्स को देना पड़ेगा। गली मोहल्लों के इख्तियारात, बल्दियाती इख्तियारात उस बच्चे के पास होंगे, उस नौजवान के पास होंगे, उस आदमी के पास होंगे जो पॉलिटिकली इतनी एक्यूमेंट रखता होगा। तो ये इससे बेहतर तो और कोई इलाज नहीं है, ये नुस्खा है, हो नहीं सकती अगर कराची की तरक्की नहीं होगी। ये शहर रीढ़ की हड्डी है, इसको उसी तरीके से देखना होगा जैसे लोग इस्लामाबाद को देखते हैं, जैसे लोग लाहौर को देखते हैं। रही बात आपकी वजीर आजम किसी साहब को बनाने की, तो उनको बोले कि एक साहब ने अपनी बेटी को वजीर आला बनाकर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनको भी अपने किसी को वजीर आला बनाना होगा ताकि वो परफॉर्मेंस दिखाए, फिर हम उसको सपोर्ट करके एलिवेट करके उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, गवर्नर तो आ चुके हैं, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में शायद सीएम भी आ जाए? ये देखें, ये तो कोई कह नहीं सकता ना, जैसे गवर्नर आ सकते हैं तो हमारा वाला भी गवर्नर कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन सकता है। यू नेवर नो इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ये इसी तरह की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ये, तो इसका पता नहीं होता है कि कब जीतेगी, कभी इंडिया को मार देगी, कभी इंडिया से हार जाएगी, कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, कभी ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगी। तो ये सब इंशाल्लाह ताला चीजें ठीक होंगी आगे चलकर। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, कराची को अहमियत मिलेगी, कराची आगे बढ़ेगा, कराची आगे बढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा, सिंध आगे बढ़ेगा तो जितने भी सिंध के लोग हैं वो सारे कराची में आकर आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये कराची सिंध सब एक ही है और हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तमाम लोगों से। लेकिन ये अपनी वोटिंग को बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए, ये अपने जराइम को छुपाने के लिए ये तासुब का नारा लगाते हैं और इससे सारा नुकसान होता है। हम एक एक गरीब किसान, हारी मजदूर की नुमाइंदगी करेंगे और यही हमारा कसूर है, इसलिए हम सबसे ज्यादा बदनाम भी समझे जाते हैं और सबसे ज्यादा लोगों की तवक्कुआत भी हमीज है। ठीक, आदिल इसके साथ हम आ जाते हैं एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, जिसपे बताया जा रहा है कि जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, चूंकि आपकी जो जमात है वो भी वफाक के साथ मुंसलिक है, तो क्या आपकी जानिब से, आपकी जमात की जानिब से किसी किस्म की कोई तजवीज़ दी गई है खास करके इस एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए? एनर्जी क्राइसिस के लिए बेसिकली ये तो देखें, जब तक यूनिफॉर्म अथॉरिटी रहेगी तब तक तो ये मसले रहेंगे, एट्रॉसिटी रहेगी तो रहेंगे। कि ये अगर मैं कराची की सिर्फ स्पेसिफिकली कराची की बात करूं तो कई इलेक्ट्रिक के बदले में उसके मुकाबले में 2, 3, 4 कंपनी अब तक आ जानी चाहिए थी ताकि कंपटीशन रहता। कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी। अगर कोई अपनी कोई इस तरह की एडवांटेजेस आम आदमी तक पहुंचते, लेकिन जहां पर इख्तियारी सिर्फ एक ही कई इलेक्ट्रिक कंपनी है, एक ही कंपनी है, तो कंपटीशन आएगा नहीं। जब कंपटीशन नहीं आएगा तो वो कैपिटल करते हैं, वो पैसे कमाते हैं। तो यही हाल है कई इलेक्ट्रिक का यहाँ पर कराची शहर के अंदर। तो आप देखते हैं आगे क्या चीजें बनती हैं, लेकिन एमकेएम हमेशा उस चीज की अपने लोगों की उन चीजों की नुमाइंदगी करेगी जिसमें लोगों का आवामी मसले का, क्योंकि आवाम के मसाइल कोई यहाँ घरों में बैठकर सर्दियां हमने कोई ठंडे कमरों से थोड़ी देखी है। हमने काम किया है, हमने सफर किया है, हम आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हमें पता है कि क्या किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, किस तरह से हमारे माँ बाप ने मेहनत करके पैसे कमाए। हमें पता है पैसे की अहमियत क्या है, लेकिन हराम पैसे कमाने के लिए हम भी तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान की इस मरूसी सियासत के अंदर इस तरह के दावे जो वो किए हैं, या अगर कोई बेहतरी ला सकता है तो यही पार्टी ला सकती है, इसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ला सकता है।
ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं किफायत शुमारी से मुतालिक सिंध हुकूमत का भी जो बड़ा इक़दाम है वो सामने आया। वो ये कहते हुए दिखाई दे रही सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मीमन कि ईंधन की कमी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसले करेगी उस पर लब्बैक कहेंगे। इवन उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत के फैसलों की हर सतह पर हिमायत भी जारी रहेगी। अगर वफाक हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेगी। इसका मतलब अगर स्मार्ट लॉकडाउन होता है, आप मुत्तफ़िक हैं स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, इस तरह की तजवीज़ तो आ रही हैं, अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, अभी इम्प्लीमेंट होता है और ये भी देखने की जरूरत है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है और उसका तो आपकी जमात भी लब्बैक कहेगी, क्योंकि विफाक के फैसले होंगे, विफाक की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं इस हवाले से, तो क्या आपकी हुकूमत भी, आपकी जो जमात है वो भी यही कहेगी? देखिए, ये तो हमारे बड़े बैठकर फैसला करेंगे। जब इस तरह की तजावीज़ आएंगी तो उसमें जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा वो मुल्क की बेहतरी के लिए एमपीएम हमेशा से खड़ी रही है, पहले भी खड़ी रही है, अभी भी खड़ी होगी और आइंदा भी खड़ी रहेगी। ठीक है। और अभी दीगर जो तरक्याती मंसूबे शहर कराची में जारी और सारी हैं, और गुज़िश्ता जिस तरीके से हमने देखा कि बारिशों के सिलसिले भी रहे, आप मुतमईन हैं कि जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, इवन जमात इस्लामी की जानिब से भी खास करके जो एक अंडरपास है उसके हवाले से बहुत कुछ कहा गया, तो आप कहेंगे कुछ कि जो अंडरपास बनाया गया, मुतमईन है कि जो कारकर्दगी नजर आ रही है वो दुरुस्त सिमत पे गामजन है? कैसी बात कर रहे हैं? 100% क्या 2000% हम मुतमईन नहीं है। मुतमईन कैसे हो सकते हैं? आपको पता है कि करप्शन कहाँ से कहाँ पहुंची है किसी प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने आपको बताया कि आजकल करप्शन के अंदर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन नहीं होती है। बड़ा फर्क है, जाविये का बड़ा फर्क आ गया है। एक प्रोजेक्ट अगर 100 रुपए की कॉस्ट है, किसी डिपार्टमेंट में 40%, किसी डिपार्टमेंट में 50%, और ये बातें 80% रिश्वतों तक पहुंच गई हैं। 20% में कॉन्ट्रैक्टर अपना कमाएगा या उनको देगा या आपको रोडे बनाकर देगा? कोई रोड नहीं बन सकती है यहाँ पर, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। नाकारा, नाअहल, इनकॉम्पिटेंट, इस सारे इस तरह के लोगों को भर्ती कर लिया है। अब ये खुद ही परेशान है कि इन्होंने ऐसे लोगों को भर्ती क्यों किया है, परेशानी इनकी भी है। तो देखना ये कि ये इस तरह की चीजें अब इस तरह से चल नहीं सकती हैं। मुश्किलात जो है ना वो इनके घेरा तंग कर रही है। देखिए, इनकी बातचीत में भी बड़ा फर्क नजर आने लगा है। तो अब देखना ये है कि ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे अगर ये कोई किसी भी जगह पर रोड डालते हैं, वो साल में 3 दफा डाली जाती है, 3 दफा रोड डाली जाती है, ना उसकी कंपैक्शन सही होती है, ना कंपैक्शन की जो उसका एक आइडियल कंपैक्शन का नंबर होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं ये। तो जब रोड़ी और वो जो इनको रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो नाकुस होता है, क्योंकि वो उसको पूरा ही नहीं कर पाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर इतनी रिश्वत दे देता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके पूछे, और कितनी ओपन पाकिस्तान के अंदर इनको बताना पड़ेगा कि कितनी करप्शन है, कितनी नहीं है, सबको पता है, एक एक आदमी को पता है। जैन जी को हो सकता है, जैन जी को तो इंटरेस्ट ही नहीं, जैन जी का ताल्लुक ही नहीं बना है। तो अब जो जनरेशन जो इस वक्त मौजूदा हालात में बैठी हुई है, 17 ग्रेड में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, और उनके जो वजीर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि कितनी करप्शन है। पूछें किसी से, किसी पियोन से मालूम कर लें कि इनका अफसर बेईमान है या ईमानदार है, मालूम कर लें किसी पियोन से, क्यों बल्कि पियोन भी अच्छा, दूसरी जानिब एक और चीज है, एमक्यूएम के जो रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब है, उन्होंने भी इंदिया दिया है कि जो अभी इस वक्त शदीद बहरान जो होता हुआ दिखाई दे रहा है उससे निपटने के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, खुद को तैयार रखना होगा। तो इट मीन्स के जो इकदाम किए जाएंगे वफाक की जानिब से, ये उनकी जानिब से हामी ही है ना एक तरीके से? नहीं, हामी नहीं। अभी तो मैंने कहा ना कि जैसे इकदाम गवर्नमेंट कर रही है इसके लिए, तो उसके लिए हमारी क़यादत बैठेगी और उससे बात करेगी। मेरे से आपने जितनी बातें की हैं मैंने उसके आपको जवाब दिए हैं। आपने करप्शन में बात की, मैंने करप्शन का बताया। आपने मुझसे रेन इमरजेंसी की बात की, मैंने उसका बताया। आपने एनर्जी क्राइसिस की बात की, मैंने उसका बताया। ठीक है, ठीक है। वो बातें है ना, जब मैं कल क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता अभी। सही, आप भी नहीं बता सकते। अब तक की जो मामलात हैं उसमें यही है कि जो सिलसिला चल रहा है उसमें जहां जहां फुकदान नजर आ रहा है उस पर आप लोग आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। और ओपोजिशन में जाहिर बैठ के तो वैसे ये सारी बातें होती हैं। इसी तरीके से जब पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में थी तो तब भी वो भी इसी तरह से सारे मामलात करती, लेकिन ओपोजिशन से जैसी वो हुकूमत में आई है तो कारकर्दगी सबके सामने नजर आ गई है। अब इसी तरीके से अवाम की जानिब से रुझान देखें या दूसरी जमातों की जानिब से अगर रुझान देखें तो वो यही नजर आता है कि ओपोजिशन में बैठ के तो बातें की जाती हैं, बड़े बड़े सवालात किए जाते हैं, लेकिन हतमी तौर पर जब खुद अमली शक्ल इख्तियार की जाती है तो वहां पर फिर ये हाथ मिलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। जी, मौका मिलने की बात है। 18 साल से मौका नहीं मिला है, मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी बातें अधूरी रह जाएंगी।
जैसी भी तरक्की हुई है ना, वो उसी दौर में हुई है जब एमकेएम इक़्तिदार में थी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया है। और जिस तरीके से हम देखें कि जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, जहां पर कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि आने वाले वक्तों में जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन का जो निफाज है उसके हवाले से भी जो है वो बातचीत की जा रही है, लेकिन ऐसे में जमातें मुतहरिक होती हुई दिखाई दे रही है और शहरी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ साथ तरक्याती मनसूबों के लिए मुतहरिक होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ वक्त एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, तरक्याती मंसूबों पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरा करेंगे कराची का। वहीं वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। बताया जा रहा है कि एनर्जी क्राइसिस से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसलों और पेशगी इक़दामात से सिंध हुकूमत को आगाह भी किया जाएगा। सिंध हुकूमत को आगाह तो किया जाएगा, क्या अमली तौर पर कोई हिकमत अमली सामने आएगी? इस हवाले से हमें ज्वाइन कर चुके मोहम्मद फारूक साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है, MPA, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद फारूक साहब, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने हैं। ईद से पहले की भी सिचुएशन थी, अभी देख रहे हैं सब कुछ बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। इंतज़ामिया अभी भी हमें रोडों पे नज़र नहीं आती है, क्योंकि अभी तो एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंशाल्लाह कल दौरा भी करेंगे और फिर उसके बाद सिंध हुकूमत के साथ भी मुलाकातें तय पाई जा चुकी हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस तरह के दौराजात माजी में भी होते रहे और कल का दौरा भी ऐसे ही शेड्यूल है कि रात उन्होंने कराची में नहीं गुजारनी है। तो ये समुंदर के किनारे एक शहर आबाद है, उसका नाम है कराची। और वो कराची जो है वो पाकिस्तान को एक आधे से ज़्यादा जो है वो इनकम टैक्स देता है और जो है वो 50% से ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और उस शहर का हाल ये है कि वहाँ वज़ीर आज़म साहब आते हैं और रात भी नहीं गुजारते और रात गुजारे बगैर उस शहर से चले जाते हैं। अगर वो यहाँ रात भी गुजार लेंगे तो फ़र्क तो फिर भी कराची के शहर को कुछ नहीं पड़ना है। लेकिन मसला ये है कि कराची के साथ जो ज़्यादती हो रही है, कराची का जो इस वक्त हाल है, कराची जो उजड़ा हुआ है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह है, कराची को शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। कराची वाले ट्रैफिक हादसात में जो है वो जाने दे रहे हैं, कराची वाले जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाने दे रहे हैं। कराची वाले ना उनकी इज्जत, ना उनकी आबरू, ना उनका माल कुछ भी महफूज नहीं है, उनकी गाड़ियां भी महफूज नहीं है। उस कराची को पहुंचाने के अंदर इस जो वफाकी और सूबाई हुकूमत जो इनका ट्रैका है, और ये है ट्रैका असल में पीपल्स पार्टी, नून लीग और NQM का, ये PDM2 है। इससे पहले PDM 1.25 साल ये हुकूमत कर चुके हैं रिजीम चेंज के बाद। अब ये 2 साल इनको मुकम्मल हो गए हैं, तो 3.25 साल इनकी गवर्नमेंट को मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन इस शहर के अंदर ना तो ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, ना यहाँ का पानी मौजूद है। इस साल ही K4 मंसूबे के लिए इन्होंने K4 के लिए जो है वो बजट के अंदर सिर्फ 4 अरब रुपए रखे, जो कराची की ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर रहे। K4 मंसूबा इस साल भी मुकम्मल नहीं हो रहा। ये किस मुंह से कराची आ रहे हैं दौरा करने के लिए? मैं इनसे सवाल करता हूं वज़ीर आज़म साहब से कि आपने बजट के अंदर K4 मंसूबा में के लिए पैसे क्यों नहीं रखे थे? आपने K4 के ऑगमेंटेशन के लिए क्यों नहीं पैसे रखे? कराची के मेगा प्रोजेक्ट के लिए आपने क्यों नहीं स्कीमें रखी उस बजट के अंदर, वफाकी बजट के अंदर, PSDP में? अभी तो कह रहे हैं फारूक साहब, अभी तो जाहिर जो सिचुएशन एनर्जी क्राइसिस की है उस पर भी अभी एक इकदाम किया जा रहा है, जहां पे शायद आपकी नॉलेज में हो, विफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि 10% जो तरक्याती बजट है विफाक का वो भी कम कर दिया जाएगा, ताकि पेट्रोल की क्राइसिस जो है उसको संभाला जाए, उसको बैलेंस किया जाए। तो ये जो इकदाम अभी किया जा रहा है, आप इससे मुत्तफिक है क्या? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि गैर तरक्याती बजट के अंदर कटौती करनी चाहिए, इनको सादगी इख्तियार करनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ट्रेन पर या बस पर सफर करते हुए कराची आएंगे, जहाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने ऐशो इशरत के लिए। लोगों के ऊपर तो ये 55 रुपए का पेट्रोल बम गिराते हैं। सर कल भी एक सानिया हो चुका है, अय्याशी जी, अपनी अय्याशी कम करने को तैयार नहीं है। अपनी तनख्वाहें 300-300, 400% बढ़ा लेते हैं, 300 गुना तनख्वाहें बढ़ाते हैं, खुद फैसला करते हैं तनख्वाह बढ़ाने का। और गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह ऑलरेडी 50-56 हजार रुपए है, उसकी तो 10% बढ़ती है। जिसकी तनख्वाह ऑलरेडी जो है वो 3.5 लाख रुपए है, उसको 300 गुना तनख्वाह में इजाफा करते हैं
और फिर 2 महीने के लिए 25% कटौती कर देते हैं कि जो है वो सादगी इख्तियार करें। इनको 1300 सीसी गाड़ी पे आ जाना चाहिए। इनकी घरों और इनकी गाड़ियों के अंदर फ्री पेट्रोल होता है उसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। तरक्याती बजट को ये कटौती करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। लोगों को सहूलियात देने के लिए आप ये बताएं ना कि बिजली हम महंगी वसूल कर रहे हैं तो इसमें कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं ना हम, तो ये क्यों नहीं वो फ्यूल से चलने वाले उस आईपीपीस को ये बंद कर देते हैं, उन पावर प्लांट्स को बंद कर देते हैं जिसको जो है उनके साथ मुआहदे मनसूख कर देते हैं, जिनको हम कैपेसिटी चार्जेस के मद में पैसे दे रहे होते हैं। क्यों नहीं ये लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं? पेट्रोल पे जो लेवी ये 120 रुपए फी लीटर ले रहे हैं एक गरीब आदमी से जिसकी तनख्वाह 35,000 रुपए, जिसकी तनख्वाह 43,000 रुपए, जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए, वो बंदा मोटरसाइकिल पे सफर करता है और मोटरसाइकिल पे वो हर लीटर के ऊपर 120 रुपए लेवी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। टैक्स क्यों नहीं कम करते? ये टैक्स इनको सिर्फ जो है वो बड़ी गाड़ियों वालों से लेना चाहिए, ये टैक्स उनको उनसे लेना चाहिए जो टैक्स पेयर की उस मद के अंदर आते हैं। 50,000 मंथली कमाने वाला, 35,000 मंथली एक मजदूर, देखिए ना तरक्याती काम, एक फूड राइडर, देखिए तरक्याती काम तो हो रहे हैं ना फारूक साहब तरक्याती काम तो हो रहे हैं ना। आप देखें करीमाबाद का अंडरपास जो है वो माशाल्लाह से तैयार कर लिया है। 10 अप्रैल को अब उसकी इनॉग्रेशन है। अब बजट की बात करें तो वो एक अलग मामला है, जहां पे 1 अरब का बजट था 3 अरब का हो गया। अगर आप उस करीमाबाद अंडरपास को अगर अंडरपास कह रहे हैं तो वो तो 2 गंदी गलियां हैं, पतली पतली सी गलियां जिसमें से 2 गाड़ी बैक नहीं गुजर सकती, और वो पैसे कराची के पैसे जाया किए जा रहे हैं और करप्शन की नजर हो रहे हैं वो पैसे। उससे सर 1 अरब 35 करोड़ रुपए का ही मंसूबा था जो जिसकी लागत बताई जा रही थी, और अब जो है वो 3 अरब 83 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अभी तक कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ क्या? लेकिन बारिश में आपने देखा कि उसकी साइडें बैठ गई और काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, जिसमें से गाड़ियां नहीं गुजर सकती। उस अंडरपास की उस जगह पर करीमाबाद पे जरूरत ही नहीं थी। पता नहीं किसको नवाजने के लिए वो ठेका दिया गया और किसको जो है वहां से बाईपास किया गया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि यहाँ ना तो इनकी विल है और ना ही इनके पास काम करने की सलाहियत है। लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? अगर इस तरह के मंसूबे बन रहे हैं या इस तरह के तरक्याती कामों में मिलावट नजर आ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई कमेटी नहीं है, कोई इदारा नहीं है? नहीं, इदारे मौजूद हैं, इदारे भी सारे इनके कंट्रोल में है ना। देखें करप्शन, ब्यूरोक्रेसी खुद करप्शन के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है, करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बनी हुई है। ये सारे सेक्रेटरीज को, सारी ब्यूरोक्रेसी को नवाजते हैं, खुद भी खा रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं, लोगों पे लगा नहीं रहे। अगर लग रहा होता तो आपका क्या ख्याल है कि इस शहर के अंदर 3,000 अरब रुपए अगर लग जाएं तो आपका ये शहर हमारा ऐसा नजर आएगा कि जिसमें ना आपके पास गाड़ी चल सकती है, ना आपके पास गैस आ रही है, ना ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद है। तालीमी इदारे तो खंडर बन चुके हैं, आप नई यूनिवर्सिटीज का इजाफा नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पानी घरों में आता नहीं है। टैंकर के जरिए आप 7,000 8,000 रुपए दें, टैंकर आपके घर के बाहर खड़ा हो जाएगा आके, लेकिन नलों में पानी नहीं आएगा, कचरा यहाँ से नहीं उठेगा। यहाँ कचरा, ये सारे इदारे। आप दूसरी बात ये कि आप देखें इस कराची शहर के अंदर 80 और 100 गज के ऊपर पोर्शन बन रहे हैं, 4-4 5-5 मंजिला इमारतें बन रही हैं। एक 80 और 100 गज के घर के अंदर 4 से 5 लोग रह सकते हैं, लेकिन 40-40 लोग, 50-50 लोग रह रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके मुताबिक नहीं है। SBCS हो रही है इस वक्त, वो कहाँ ये नक्शे पास हो रहे हैं। तो कराची तो गुंजान आबादी, जिसको जो जगह मिलती है वो वहां पे कब्जा कर रहा है, जिसको जो धंधा चल रहा है। कराची ऐसा लगता है लावारिस लोगों का शहर है। फारूक साहब, आपने कहा ट्रायंगल की एक बात की, आपने कहा कि जो पीपल्स पार्टी है, MQM है, नून लीग है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसपे तो MQM का जो ये ओहदा है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 8 ओहदे लिए हुए हैं, खास करके पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की जो मजबूती और तरक्की में है, जबकि बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर है। ये तमाम तो सूरत हाल MQM की जानिब से कही जा रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि जी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो विफाक से हो सकता है कि वो अलहदा भी हो जाएंगे। तो ये तो ट्रायंगल वैसे ही नहीं रहा। नहीं है, देखें इनके पास तो इतना वो इखलाकी जरूरत ही नहीं है। ये खुद भी तो 2-2 कैबिनेट के अंदर 2-2 वजारतें लेके बैठे हैं ना। ये खुद भी तो जो है वो सारी वो मराहत ले रहे हैं।
ये शहर के लिए तो कुछ नहीं। ये देखें, इनको तो इस शहर से वोट ही नहीं मिले। इन्होंने तो इस शहर के ऊपर सबसे बड़ा जो शपखून मारा है वो ये मारा है कि यहाँ इस शहर की जो एमक्यूएम के ने इस शहर की जो लोगों ने जिनको नुमाइंदगी दी थी, जिनको वोट दिए थे, उस वोटों पे डाका मारा है एमक्यूएम ने। एमक्यूएम तो खुद इस शहर की सबसे बड़ी जो है वो दुश्मन बनी हुई है इस वक्त। तो एमक्यूएम यही है ना जिन्होंने सदर जरदारी को वोट दिया था, यही है जिन्होंने इम्यूनिटी दी है, यही है ना जिन्होंने एक्सटेंशन दी थी, यही है वो जिन्होंने जो है वो सेनेट चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। यही लोग हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का वोट दिया था। तो ये तो इत्तेहादी हैं, पीडीएम 1 में भी थे, पीडीएम 2 में भी हैं। ठीक है। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं, खत्म नहीं हो रही, अपनी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, लेकिन अब जो एनर्जी क्राइसिस जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अवाम अब शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है, क्योंकि एक जानिब स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, दूसरी जानिब आपको पता है कि जी जिस तरीके से अगर एनर्जी क्राइसिस होंगे तो डेफिनेटली महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपकी जो जमात है उसकी जानिब से किसी किस्म की कोई इक़दाम किए गए या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई या कोई ऐसी सजेशन जो हुकूमत को दी गई हो? देखिए, जमात इस्लामी ने तो बहुत वाज़ेह अंदाज में, हमारी तो लाइफ स्टाइल ही बहुत सादा सा लाइफ स्टाइल है। जमात इस्लामी ने अपने टाउन चेयरमैन के ऊपर पाबंदी लगाई है कि वो 1300 सीसी गाड़ी से ऊपर, सरकारी गाड़ी, अगर टाउन की कोई गाड़ी है 1300 सीसी गाड़ी से ऊपर गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। जमात इस्लामी ने जो है वो हुकूमती जो सत्ता है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं ना कि 1300 सीसी गाड़ी वो परमानेंटली इस्तेमाल नहीं करेगा, या जाती तौर पे अगर उसके पास बड़ी गाड़ी तो वो इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, जाती उसकी अपनी गाड़ी है, अपना वो अफोर्ड कर सकता है, अपना उसका कोई कारोबार है तो वो अपनी गाड़ी अगर इस्तेमाल कर सकता है, तो उस पर हम पाबंद नहीं कर रहे। सरकार के पेट्रोल और सरकार की गाड़ी 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात यह कि जमात इस्लामी ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जो एमपीएज और एमएनएज की तनख्वाहें बढ़ाई थी उसको खत्म करें, वापस पुरानी वाली तनख्वाह पे लेके आए और इनकी इससे भी बहुत बचत होगी। फिर दूसरा है कि इसके जरिए, इसके साथ ही बताया कि प्रोटोकॉल खत्म करें, वज़रा का, वजीर आला का, वजीर आजम का, इन सारे लोगों का प्रोटोकॉल खत्म करें, एक एक गाड़ी पे घूमे, 1300 सीसी गाड़ी पे घूमे, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, ये फौरी खत्म की जाए, सादगी इख्तियार की जाए। ब्यूरोक्रेसी, हमारे अफसरान, हमारे सेक्रेटरी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 4500 सीसी गाड़ी पे घूमते हैं और इनके आगे भी, इनके पीछे भी सिक्योरिटी होती है? ये इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं ना, इस मुल्क के लोग इनके दुश्मन क्यों होंगे? स्पेसिफिकली आप सिर्फ हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी जानिब अगर इसको इस तरह देखूं, जिस तरह पंजाब के अंदर लॉकडाउन की जो स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत है, पंजाब हुकूमत की भी बात कर रहा हूं। जी, पंजाब हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो कह रही है कि ट्रैफिक जो रोड पर मौजूद है उसको कम किया जाए, और उसको कम करने के लिए उन्होंने जो उनकी मेट्रो बसेस हैं उसकी तादाद और सर्विसेज को बढ़ाने का कह दिया। उन्होंने कहा जो एलईडीज और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं उन सब स्क्रीन को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा बाजार की जो रात भर चलते हैं उन बाजारों की टाइमिंग कम कर दी जाए। तो इस तरह अमल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। जमात इस्लामी तो ये ऐसे इकदाम की, लेकिन 1100 अरब रुपए का उन्होंने जहाज खरीद लिया अपने लिए, एक वजीर आला के लिए। तो लोगों को तो नसीहत करें और खुद जो है वो इस तरह की अय्याशियां करें, ये तो नहीं चलेगा ना। बात ये है, जमात इस्लामी ये वाज़ेह अंदाज में कहना चाह रही है कि आप लोगों से बात करने से पहले, उनसे कोई उम्मीद बांधने से पहले आप खुद तो कुर्बानी देना। आप खुद कुर्बानी नहीं देंगे, आप अपने लिए तैयारी भी लेंगे, आप अपने उन जहाज में डलने वाला फ्यूल उसके पैसे नहीं बढ़ाए आपने, उसकी जो पर डे जा रहा है, क्योंकि आपने जहाज खरीदा हुआ है वो कहीं खड़ा है, वो कौम के खजाने से जा रहा है। तो आप कौम के खजाने के ऊपर अय्याशियां भी करें, कौम के खजानों के ऊपर हटो बचो भी चलाएं, तो ये नहीं चलेगा। आप इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को भी इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। 1300 गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे एसी, डीसी, सेक्रेटरीज, हमारे उससे हाई लेवल का, ये सब 4,500 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी डबल केबिन प्राडो और इन पता नहीं कौन कौन सी V8 गाड़ियां, इनके जो है वो 15-15 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं और आवाम से चाहते हैं कि पेट काटें, आवाम से चाहते हैं कि बाजार जल्दी बंद हो जाए, आवाम से चाहते हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें। तो आवाम तो पहले ही ऑलरेडी सफर कर रही है, इंग्लिश वाला, उर्दू वाला नहीं। लेकिन आप उनको फैसिलिटीज दें, सहूलत दें। पानी आप देते नहीं है, टैक्स आप लेते हैं। कचरा उठता नहीं है, टैक्स आप लेते हैं। आप उनको बिजली देते नहीं है, उसके अंदर कैपेसिटी चार्जेस लेते हैं। लोड शेडिंग हो रही है, गैस आती नहीं है, सिलेंडर भरवाने हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं। तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही दूसरी आखिरी बात ये कि जंग तो हमारे पास नहीं हुई है, जंग तो कहीं और हो रही है। आप अभी से जो है वो इतने परेशान हो रहे हैं। आप अगर अपनी गैर तरक्याती
बजट को कटौती करनी चाहिए। 50%, 50% तक कटौती बहुत आसानी से हो सकती है, इनको करनी चाहिए। ये सारी जो इनकी सरकारी तकरीबात होती हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म के रिफ्रेशमेंट, खाने, अल्ले तल्लो, हटो बचो, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। सरकारी ऑफिस में जो है वो एसी पे पाबंदी लगाएं, एसी ना चलाएं, आप पंखे पे रहें, जरूरी है कि आप एसी चलाएं। तो इन सारी चीजों से हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, इनके बहुत अंदर ना तो शुक्रिया काम करने के मोहम्मद फारूक साहब। जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक था, और जहां अवाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन के लिए तजावीज़ सामने आ रही है, वहीं पर हुकूमत के लिए भी अपोजिशन की जानिब से ही कहा जा रहा है कि हमें भी अपनी तमाम तर अयाशियों पर पाबंदी लगानी होगी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जिस तरीके से तरक्याती मंसूबों के हवाले से, शहर कराची के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके जफरुल जमील शेख साहब, चेयरमैन कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। डेफिनेटली तमाम तरह सूरत हाल सबके सामने है, आपको वेलकम करेंगे जफरुल जमील शेख साहब। कराची के हवाले से बहुत कुछ काम तो हो रहा है, आपकी जो जमात है वो भी बड़ी मुतहरिक नजर आ रही होती है, खास करके कराची के हवाले से। क्या कहेंगे इस वक्त, कल आने वाले दिनों में, बल्कि उसके बाद तो हो सकता है अमली तौर पर कोई इक़दाम नजर आने लग जाए, लेकिन कल एक दौरा हो रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, और इसके साथ हम देख रहे हैं तरक्याती जो मंसूबे हैं या तरक्याती जो काम है वो अभी वैसे का वैसी नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कहने कहाने में तो कराची वालों को पास कुछ नहीं रहा है। बहरहाल ये खुशाइन बात है, कम से कम वज़ीर आज़म पंजाब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने का दावा तो किया, और आ रहे हैं तो हमको खुशी होगी ये सोच के कि नहीं अब आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो गए हैं। अब वो क्या एजेंडा ला रहे हैं वो तब वो यहाँ से मुलाकात करने के बाद ही पता लगेगा। नहीं, लेकिन ये भी देखें ना, गवर्नर सिंह भी तो आप देखें ना अब नून लीग का हो गया। अब ऐसी बातें तो ना करें, ये तो ना कहें कि जी वज़ीर आज़म पंजाब के हैं और वो सिंध के नहीं है, पाकिस्तान हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं है। और बड़ा समझदार गवर्नर लगाया है इन्होंने नून लीग का, बड़ा फाल गवर्नर, जो जब जिसको जो चाहता है खुल के बोल भी देता है। वो माजी में कुछ उनके स्टेटमेंट आपके सामने भी होंगे, तो इट्स अ राइट टाइम। और प्लस वही है कि अब या भी कुछ भी करें, कराचीआइट से डिसाइड करके बैठे हैं कि इनका कोई अल्टीमेट हल होना चाहिए। कोई लॉलीपॉप लेने के मूड में कराचीआइट्स नहीं है। अब वो जितने लोग यहाँ, जितनी कौमें बसती हैं, कोई लॉलीपॉप के मूड में नहीं है। अब इनको अमली इक़दाम का सबसे पहला तो वज़ीर आज़म तक भी बात पहुंचाई जा चुकी है मेरे पंजाब के दौरे में, कि आपको कराची को, चूंकि तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज इंक्लूडिंग नून लीग टिल एज ऑफ टुडे फेल हो चुकी हैं कराची वालों को डिलीवरी में। तरक्याती छोड़ दे, जो मेंटेनेंस है कराची की वो नहीं कर पाए आप। तरक्की तो बहुत दूर की बात है ना। आप और लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके जो मेंटेनेंस का काम है वो नहीं हो रहा यहाँ पे पिछले 18, 20, 25 साल से। तो बहरहाल कराची वाले मेंटेनेंस की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें ना, अब तो हम पेट्रोल के जो क्राइसिस उस पे आ गए, एनर्जी क्राइसिस में आ गए, अब तो हमें इससे नंबरदार होना है। उस पर भी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कर रहे हैं और थोड़ा टाइम दे मुझे, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो पहले वही है कि कराची वाले तय करके बैठे हैं, जब तक कोई मेजर चेंज कराची में नहीं आएगी। और मेजर चेंज यही है कि कराची को वफाकी हिस्सा करार दे के यहाँ पे 140A के तहत बिल्कुल फुल्ली पावर्ड मेयर गवर्नमेंट बने कराची की, जिसमें कराची का मेयर हो पढ़ा लिखा, किसी सिफारिश का, किसी पर्ची का नहीं। कराची के लोग दीगर इदारों के हेड बनाए जाएं, और जितने इदारे कराची से छीन के इधर उधर किए गए और सब वापस कराची में लाकर फिर उनमें देखा जाए कि अब क्या खामियां हैं, क्या तरक्की हो। पहले तो खामियां दूर की जाएंगी ना, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। फिर खूबी और पैदा करना तो बात की बात है, पहले तो खामियां दूर करके उसको उस लेवल पे तो लाया जाए कराची को, जो आज से 18 साल पहले था। उसके बाद फिर उसमें तरक्की होगी। अब वो एनर्जी क्राइसिस देखिए, ये बड़ी लाइल्मी कहूंगा, बेसी और लाइल्मी हमारी वफाकी हुकूमत की और तमाम उससे मुंसलिक इदारों की जो पॉलिसी मेकर्स हैं। अभी आपके जो इनकी खबरों के मुताबिक कि 3 जहाज ऑन द वे थे
और आपने पेट्रोल बढ़ा दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस आ रही है। वो तो आपके पुरानी प्राइस में खरीदे हुए थे ना, वो तो साहब ने पहले कौन को किस प्राइस पे दिए थे, क्या कॉस्ट आ रही है। लेवीज जो आप चार्ज कर रहे हैं, जो दुनिया के किसी अब आप अतराफ के मुल्कों में देख लें, लफ्ज लेवीज के नाम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आवाम से इतनी वसूलियां नहीं होती। पहली बात तो ये, तो लेवीज को हटाना चाहिए आपको। और 3 जो जहाज आए हैं आपके, जो शायद पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं, और जिसको होर्मुज में नहीं रोका गया, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया तो फिर तो पाकिस्तान के रिसेशन साथ। होना ही नहीं चाहिए एनर्जी का। अगर हमारे लिए तमाम तरह चीजें क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में भी कोई क्राइसिस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बात ऑलरेडी अभी पहले डिक्लेयर किया ना गवर्नमेंट कि आपके पास कितना स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, वो 3 जहाज आने के बाद क्या डेफिसिट है। अगर डेफिसिट है तो आपका 900 टू बी वेरी प्रिसाइज 909 किलोमीटर का बॉर्डर आपका ईरान के साथ लग रहा है। अगर आप अच्छे ताल्लुकात ईरान से, वो अलग बात है कि दोनों कौमों में आपस में ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा रहा है, लेकिन ये वक्त ट्रस्ट डेफिसिट का नहीं है। हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है। अब तो अमेरिका ने भी उनको कह दिया ईरान को कि भाई आप बेचिए तेल को, वो जो भी उनका अपना मकसद हो। तो आपका पहला काम ही होना चाहिए था, आप अपना वक्त फौरन ईरान भेजते या उनका वक्त बुलाते। 909 किलोमीटर, जिसपे कई दहाइयों से, कम से कम गुज़श्ता 3 दहाइयों से जो मैं देख रहा हूं जाती तौर पे प्रैक्टिकली, के जिस तरह डेली वहां पे स्मगलिंग होती है पेट्रोल की। अब ये बॉर्डर के जो चेक होल्ड इदारे हैं, क्या उनको नहीं मालूम या उनकी हिमा के बगैर हो रही है? तो अवाम को दिस इज द राइट टाइम कि उनको आप कन्वे करें, उनको आप जो तो मजीद फैसिलिटीज पहुंचाएं अपने ब्रादर मुल्क ईरान से। आप आज भी जो खबरें हैं कि वो मैं आपको एग्जैक्ट नेक्स्ट प्रोग्राम बता दूंगा कि ईरान की प्रोडक्शन कॉस्ट इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट की क्या है। वही 15-20 रुपए से नहीं है, आप 20 रुपए ले लें, 30 रुपए ले लें, 50 रुपए मुझे बेच दें आप, 20 रुपए लीटर। ये वॉल्यूम प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी होती है। जो डीलर बेचारा करोड़ों रुपए लगाता है, प्राइसिंग पे तो हम बाद में आ जाएंगे, पैसों में पर लीटर मिलता है। ठीक है, प्राइसिंग पे तो हम बाद में आएंगे। लेकिन ये बताएं, जो मनसूबाबंदी की जा रही है खास करके स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से भी अब यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई सिलसिला होगा तो हम स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन की अगर बात आती है, तो अगर हम पंजाब की बात करें तो उन्होंने ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो मेट्रो बसेस हैं, उन्होंने कहा कि जी हम उसकी तादाद बढ़ा देंगे, सर्विस से ज़्यादा दे देंगे, मार्केट्स के औकात कार को जो है वो कम कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बिलबोर्ड जो बड़े बड़े लगे हुए उनकी लाइट्स जो है वो ऑफ कर दी जाएंगी। तो क्या इसी से, इस स्मार्ट लॉकडाउन से ही हम जो है वो शिफा हासिल कर लेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, या हुकूमती सतह पे भी कुछ जिम्मेदारियां हमें निभानी होंगी? सर ये बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन में। मैंने कहा ना कि हमारे पास एज सच एनर्जी क्राइसिस आना नहीं चाहिए। 909 किलोमीटर आपकी लैंड बॉर्डर ईरान के साथ, जाइए उनसे सौदा कीजिए खुल के, और उनका पेट्रोल लाइए यहाँ पे, डेली आपको बाय रोड पहुंचेगा, कोई ट्रांजिट टाइम का भी लॉस नहीं है, और कवर कीजिए अपनी स्पीड। स्मार्ट लॉकडाउन मतलब वही है कि आप वसाइल नहीं बढ़ा सकते। आप रोज ही बोलिए कौम को कि तुम आधा खाना खा रहे हो, अब तुम एक आधी पौन रोटी खाओ। ठीक है, अच्छा, विफाक की जानिब से जी, विफाक की जानिब से तजवीज़ ये भी दी जा रही है कि 10% तरक्याती जो बजट विफाक का है उसे कम किया जाएगा। अगर एनर्जी क्राइसिस होते हैं तो वहां पे उसको यूटिलाइज किया जाएगा। आप मुत्तफिक हैं जो तजवीज़ ये दी गई है, या अगर इस तजवीज़ के ऊपर अगर अमल होता है तो क्या वाकई ये सही अमल होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं है ना। मतलब आपके यहाँ कितनी मुल्क में, हाँ ठीक है पंजाब में तो तरक्की हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप पूरे मुल्क का वफाकी बजट आप 10% कम कर देंगे। सिंध में कितनी तरक्की है, NWFC में कितनी तरक्की है, बलुचिस्तान तो लफ्ज तरक्की से महरूम है गुज़श्ता 78 साल से। यानी वो भी आप कम कर लें, बजाय इसके कि आप अपनी अय्याशी खत्म करें। लाखों गाड़ियां हैं जो जिन पर पेट्रोल आज भी आप जाया कर रहे हैं, और मैं बहुत अच्छी तरह पूरा पैराफर्नेलिया जानता हूँ आपके गवर्नमेंट के जितना भी सेटअप है ब्यूरोक्रेसी का, मां सिवाय एक जहां मुख्तारकार कहलाता है, या जहां तहसीलदार कहलाता है, या जहां असिस्टेंट कमिश्नर कहलाता है, उसके अलावा किसी अफसर को जरूरतन पेट्रोल जाया करने की जरूरत नहीं है। उसके अब वो जमाना गया कि अंग्रेज अपनी समरी कोर्ट लगवाता था, क्योंकि लोग पहुंच नहीं पाते थे। अब हर काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इनसे सारे काम ऑनलाइन कराएं, बजाय ये बात सोचने के कि प्राइवेट सेक्टर को छुट्टी दे के, स्कूल को छुट्टी दे के ऑनलाइन का। इनसे कराइए, आपको किसी चीज की मजीद जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें खुद बहुत क्लियर हो जाएंगी।
आपका पहले ही तरक्याती बजट होता है कितना है कि उसमें भी आप 10%, वो तो तरक्की 10% में भी नहीं होती है, उसमें भी आप 10% कम करते हैं। अपना ये फौजी जफर मौत जो मिनिस्टर्स की है, मिनिस्टर्स की अय्याशियों की लैंड क्रूजरों पे जाते हैं, 1 लीटर में 2-2 4-4 किलोमीटर चला रहे हैं आप, ये सब 100% बंद कीजिए। मां सवाए 1-2 जैसे 2-4 पोस्टर बताएं जिनको फील्ड में जाना हो, वो भी अगर फील्ड में आपको कोई रिजल्ट दे रहे हैं, अवाम के मफाद के हैं, वरना उनकी भी सब खत्म कीजिए। बहुत सी मिसालें मैं माजी बता सकता हूँ मुख्तलिफ ममालिक की जिन्होंने ये अय्याशी 100% खत्म की और मुल्क तरक्की कर लगे। सबसे बड़ी मिसाल पुर्तगाल की है, 1900 का पुर्तगाल देखिए, और फिर डॉक्टर सालाजार के आने के बाद 1930 का साल पुर्तगाल देखिए, जमीन आसमान तो यही किया। तमाम ब्यूरोक्रेसी की मूवमेंट बंद कर दी, सारे अपने पेट्रोल बंद कर दिए, लोगों की गाड़ियां जो भी जिस लेवल की भी गाड़ियां थी उस जमाने में बंद कर दी, और वो मुल्क तरक्की कर गया यूरोप में सबसे अच्छा जफर जमील साहब, ज्यादा। क्योंकि वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, मैं चाहूंगा कि जो कराची के अवाम है उनको क्या मशवरा देंगे और हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाई हुकूमत से हम तो 10 बस्ता इल्तिजाई कर सकते हैं कि लॉलीपॉप देने छोड़ दीजिए कि हुकूमती बजट कम कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। अपने जहाज जो आप लोगों के खानदान की सर्विस पे लगे पड़े हैं, हमारे अवाम के टैक्स के पैसे पे, उन सबको ग्राउंड कीजिए, अपनी गाड़ियां ग्राउंड कीजिए, किसी को जानने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन काम खुद कीजिए वज़ीर आज़म साहब, ऑनलाइन काम लोगों से करवाइए, टेक्नोलॉजी का दौर है ये, और ऑटोमेटिकली आपकी अव्वल एनर्जी क्राइसिस है नहीं, कोई एनर्जी क्राइसिस है तो आपके ब्रादर मुल्क को ईरान को उस वक्त जरूरत है आपकी मदद की भी, उससे आप पेट्रोल लीजिए, और जो 50 रुपए ही बेचेंगे तो आप 20 रुपए लीटर में बहुत आराम से कमा रहे होंगे। और अगर आप समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं कैलकुलेशन के साथ एक लंबा प्रोग्राम बिठा दीजिए अपने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, पीएसओ के एमडी साहब को मेरे साथ, वो अपनी कैलकुलेशन ले आए, अपनी कैलकुलेशन ऑनलाइन कर लेते हैं हम लोग किसी भी चैनल पर बैठ के, और फिर जो फैसला हो आवाम फिर फैसला कर लेगी। हमें बिल्कुल ना लॉकडाउन की जरूरत है अपने आप को मजीद क्राइसिस में डालने के लिए, ना ही पेट्रोल की कोई राशन बंदी की जरूरत है। हमें आपको खाली ईमानदाराना स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है जो अवाम के मफाद में हो। अगर आपके जहन में अवाम का मफाद है तो ऑटोमेटिकली आप सारी स्ट्रेटजीज बना देंगे, और भी कोई क्राइसिस नहीं हमको, और ना इंशाल्लाह क्राइसिस आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर जमील शेख साहब, चेयरमैन कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से आपका ताल्लुक था। जमात इस्लामी से हमारे साथ मोहम्मद फारूक साहब थे और आदिल अस्करी साहब एमक्यूएम से, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से तमाम सूरत हाल नजर आ रही है, जहां एक जानिब स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है, वहीं एक जानिब अभी इंडिया दिया गया था जो कि धमकी दी जा रही थी पेट्रोल पंप के स्टेशन के मालिकान की जानिब से कि जो बंद कर दिए जाएंगे, और उसकी तरदीद अब तक कर दी जा चुकी है। जारी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आवाम पे अगर किसी किस्म का कोई भी हमें सहूलतें अगर उनको देनी है, या अगर हमें उनसे सहूलतें लेनी है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, हुकूमत को अपनी पॉलिसी और अपने रवैये को दुरुस्त करना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात इंडिया साथ होगी इंशाल्लाह। आपसे कल फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।